आज हम लोग रिलैक्सो के बारे में समझेंगे। एज अ कंपनी ऑब्वियसली बहुत सुपर्ब है। क्या करता है रिलैक्सो? ये हम लोग के फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पे भी ऑलरेडी डाला हुआ है बेसिक्स। क्या है वो कंपनी, क्या करता है? स्पार्क्स उसका फेमस ब्रांड है। फिर बाद में हवाइन चप्पल ये सब भी बेचता है। अमेजोन में चेक करोगे सबसे सस्ता उसी का मिलेगा आपको चप्पल के इसमें, राइट? तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में सबसे लो कॉस्ट सेलर है वो। अभी ये यहाँ पे हम लोग समझने वाले कि इतना अच्छा कंपनी रहने के बाद भी मैंने क्यों एग्जिट किया उसको, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। सो इट इज़ अ गिवन कि ये बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है। हैविंग सेड दैट, इसमें क्या ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे नजर आए जिसके वजह से मैंने एग्जिट किया ये स्टॉक। जैसा इसके पहले हम लोग ने पेज इंडस्ट्रीज का देखा, लाइकवाइज रिलैक्सो के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे FY13 से मैंने एक ट्रेंड लिया है सेल्स का, विच इज़ वेरी गुड, राइट? 21%, 22%। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा गिर गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा था वो था हम लोगों का लॉकडाउन होने के बाद जो एनुअल रिपोर्ट निकला, मई या जून के टाइम पे जब एनुअल रिपोर्ट निकला FY20 मार्च 31 मार्च 2020, कितना है ग्रोथ? 5%। अभी मुझे एक बात बताओ, इन लोगों का जब एनुअल रिपोर्ट देखा था उन लोगों ने रीजनिंग क्या दिया था ये 5% का? क्योंकि लॉकडाउन हुआ था इसके लिए। लॉकडाउन कभी लगा था? 23 मार्च। मतलब 8 दिन के लॉकडाउन के वजह से आपको लगता है इतना ज़्यादा कम हो जाएगा ग्रोथ रेट? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट रेड फ्लैग दिखा। इसके बाद थोड़ा और चीज़ें समझने के बाद मुझे और ज़्यादा कन्विक्शन आया कि नहीं, अभी आई थिंक कि मुझे मूव करना चाहिए स्टॉक के बाहर। तो सबसे फर्स्ट है ना, हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी कितना चप्पल्स ऑन एन एवरेज बनाती है। तो ऑन एन एवरेज ये 18 करोड़ बनाता है पूरे साल में। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 120-130 करोड़ के आसपास है, विच मेक्स इट अराउंड 14%। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं, लेकिन चप्पल्स भी तो ज़्यादा पहनेंगे ना। बट क्या रिलैक्सो का ही लेंगे, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, बराबर। एंड 18 करोड़ बेचते वो लोग। इन लोगों का एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 125-127 रुपीज़। स्पार्क्स सबको समझता है। स्पार्क्स का कितना आता है सैंडल? 180, 200, 220 के आसपास आता है। अगेन उसमें भी बहुत सारे रेंज है, बट ऑन एन एवरेज इतना आता है 220 के आसपास। जो नॉर्मल उनका हवाइन चप्पल है वो 80, 90, 100 रुपीज़ का आता है। अगर इन लोगों का एवरेज सेलिंग प्राइस 127, 125 है, तो मेजॉरिटी कौन सा बेच रहे हैं लोग? स्पार्क्स बेच रहे कि ये वाला बेच रहे? सस्ता वाला। सस्ता वाला बेच रहे ना, यानी कि उसको महंगा कर सकते हैं क्या वो लोग? नहीं। तो एवरेज सेलिंग प्राइस आपको लगता है क्या यहाँ से ज़्यादा मूव करेगा? नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो मेजॉरिटी बिकता है ना, वो उनका हवाइन चप्पल्स वो सस्ता वाला बिकता है। वो लोग वो वाले रेंज में ज़्यादा है, समझा? स्पार्क्स है, मैरी जेन है, बॉस्टन है, बहुत सारे उनके प्रीमियम ब्रांड्स है। बट वॉल्यूम किसके थ्रू रन हो रहा है उनका? हवाइन चप्पल्स के थ्रू। अभी ऑन एन एवरेज इन लोगों का जो चप्पल का सब रहता है 2 ईयर्स 1.5 ईयर्स तक चलता है, राइट? तो अभी आपको क्या लगता है ये कितना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे ये वॉल्यूम्स पे? मेरा पर्सनल आइडिया अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 50 करोड़ 36 करोड़ से ज़्यादा सब जाना बहुत मुश्किल है लॉन्ग टर्म पे भी। समझ में आ रहा है? उसका एक और मैं रीज़न आपको बताऊंगा स्ट्रांगली क्यों मैं ये सोचता हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना है इसका लास्ट 4-5 ईयर्स में। थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है आपको। लॉकडाउन तो 2020 में हुआ ना, उसके पहले भी अगर नज़र आ रहा है आपको 18%, बीच में -5% भी हुआ था, फिर 5% हुआ था। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम है, 10% पे ही ग्रो रहा है। तो 18 करोड़ का 36 करोड़ होना भी थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। पहले तो पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे नज़र आया वो ये है कि देखो ये सब कैसे चलता है। इन लोगों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लोग थर्ड पार्टी नहीं करते। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद ये लोग कैसे करते हैं? ये लोग खुद जाके कस्टमर को डायरेक्ट बेचेंगे क्या? नहीं ना, डीलर्स के थ्रू बेचेंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे डीलर्स को क्या डायरेक्ट पैसा देते हैं क्या? नहीं ना, पहले डेटर बनता है ना, डेटर बनने के बाद मुझे उनसे पैसा आता है कि नहीं? तो डेटर जब आता है, डेटर का ग्रोथ रेट अगर आप ध्यान से देखोगे रेवेन्यू के ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 21%। यहाँ पे डेटर कितना बढ़ा है? 90%। यहाँ पे 22% बढ़ा तो यहाँ पे 20, ठीक है। ये 16 बढ़ा तो ये देखो कितना है? 32%। ये -5 हुआ, लेकिन यहाँ पे डेटर ग्रोथ ज़्यादा है।
मतलब डेटर का जो ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन क्या देता है कि हमारा जो माल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनिकली नहीं बिक रहा है। ये हम लोग बोल सकते हैं। देखो 1 साल का देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये 18% है, ये कितना है 41%। यानी कि हम लोग सॉर्ट ऑफ ये बोल सकते हैं कि अभी सपोज मैं रिलैक्सो है, मैं मेरे डीलर को बोल रहा हूँ बॉस तू मेरा ही बेच, तू मेरे को लेट पैसा दिया ना तो भी चलेगा बट तू मेरा ही बेच। ये रिलैक्सो क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके पास पैसे भी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल का इनको इशू भी नहीं है। बट ये अगर इससे कम रहता, अगर सेल्स ग्रोथ मेरा 20-25% होता और जो डेटर ग्रोथ है वो सिर्फ 15-20% होता, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सामने से भी है ना जो डिमांड आ रहा है कंज्यूमर का वो रिलैक्सो को लेके आ रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं पुश कर रहा हूँ, सप्लाई साइड जो है ना वो पुश कर रहा है, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ, वहाँ से डिमांड ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा। अभी व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ऐसे सोचो अभी आप नाइकी का दुकान में जाओगे तो आप नाइकी लेने ही जा रहे हो, आपको पता है कि आप लेने जा रहे हो। बहुत कम बार ऐसे हो रहा है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ फिर मुझे मन कर लिया और ले लिया। ऑब्वियसली ये जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, बट नॉर्मली आप सोच के ही चलते हो कि आज लेने का है करके। बट जब आप चप्पल लेने जा रहे हो, आप दुकान में जा रहे हो, आप ये सोच के जाते हो क्या कि आज तो मैं रिलैक्सो का हवाईन चप्पल ही लूंगा, ये आप नहीं सोचते हो। ठीक है, अगर आप थाने स्टेशन के इधर भी जाओगे 9 to 10 दुकान है आजू बाजू में स्टेशन के इधर, वहाँ पे ना 9 में से 5 दुकान में थे रिलैक्सो के, बाकी 4 में थे भी नहीं। पैरागॉन और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ब्रांड्स है ना वो थे ज़्यादा, और वो बोला वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है करके, तो हम लोगों को ऐसा कुछ है नहीं। ऑनलाइन में अगर आप देखोगे अमेजॉन सब में रिलैक्सो का चप्पल सबसे सस्ता आता है, बट उससे सस्ता मिलता है स्टेशन पे। वॉल्यूम्स में इधर कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल है। हैविंग सेड दैट रिलैक्सो सुपर्ब तरीके से करता है, नो डाउट इन दैट, दैट्स द रीजन उनका रेवेन्यू इतना ग्रो भी कर रहा है, बट वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब सामने से कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो करता ना तो डीलर बोलता कि भाई एक काम कर तू दे, मैं तेरे को जल्दी पैसा दे दूंगा, क्योंकि क्या है कंज्यूमर से जल्दी जल्दी बिक रहा रहेगा तो फिर उसको भी पैसा जल्दी आएगा तो वो भी जल्दी दे देगा ना रिलैक्सो को। बट वो केस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एंड 1 साल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम एंड अगेन ये होते हुए नजर आ रहा है, इतना क्लियर है। तो ये वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस था फॉर मी टू एग्जिट ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, इसके साथ ऑब्वियसली और भी थे, एक और मैं बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पहले अगर उनका देखेंगे तो अराउंड 10-11% था, जो कि काफ़ी नॉर्मल है एंड बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कम कर दिया एंड उन लोगों ने ना EBOs डालना चालू कर दिया। EBOs इज व्हाट, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स मतलब यहाँ पे सिर्फ रिलैक्सो के ही सारे प्रोडक्ट्स जाएंगे। अभी अगेन मैं एज एन इन्वेस्टर मुझे ये मूव इतना अच्छा नहीं लगा उनका, क्योंकि ये मुझे कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम दिखता है। क्योंकि अगर आप एक दुकान डाल रहे हो ब्रिक एंड मोटर, तो या तो आप खरीदोगे तो लॉन्ग टर्म लीज पे लोगे, या तो आपको एवरी मंथ का रेंटल तो देना ही पड़ेगा ना, तो रेंटल का खर्चा तो बड़ा है। बट आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा कैपिटल एलोकेशन में ज़्यादा पैसा देगा? मेरे अकॉर्डिंगली वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, क्योंकि रिलैक्सो के ब्रांड में जाना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है वॉल्यूम में। आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि नाइकी का अलग है, आप नाइकी और एक रिलैक्सो को वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रीमियमाइज्ड प्रोडक्ट है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि EBO हमने इसके लिए डाला है ताकि ब्रांडिंग हो हमारा, बट ब्रांडिंग वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी बहुत अच्छे से कर रहे थे मेरे अकॉर्डिंग, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स उन्होंने थोड़ा कम किया है, उसके जगह वो लोग EBOs डाल रहे हैं, उधर वो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे ब्रांड एम्बेसडर सबका ही है, हवाईन के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग सलमान है, फिर रणवीर है, अक्षय कुमार, सब लोग है, पॉइंट वो नहीं है, बट वो लोग उसमें और खर्चा कर सकते थे रादर देन पुटिंग दैट कैपिटल इनटू EBOs। ये एक था। फिर डिविडेंड पे आउट भी अगर आप देखोगे तो 2019 में 13% था, फिर 2020 में 28% हो गया। अगेन इतना बड़ा चीज़ भी नहीं है, बट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया अगर उनको एक्सपेंशन करना है, जो उन लोग अभी ऑब्वियसली कर रहे होंगे। बट मैंने 2020 के बाद से एग्जिट किया, तो उसके बाद से मैं इतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिनिश गुड्स का तो चलता है, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी है ना एक चीज़ जो मेरे को मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव लगा, वो भी मैं बता देता हूँ कि वो लोगों ने ना एनुअल रिपोर्ट में टाइम एंड अगेन बोला है कि हम लोग है ना एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। ठीक है, वो उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। तो एक इन्वेस्टर जो डीप एनालिसिस नहीं करता है
उसको हमेशा यही लगेगा अरे इंडिया में ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या है, ये लोग एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट इनके लिए बहुत बड़ा है, आएगा ना दिमाग में। बट अगर आप थोड़ा इसमें और ज़्यादा एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा कंपनी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कंपनी को, ऐसे समझ लो। कंपनी ना चाहते हुए भी कंपनी को फोर्सिबली करना पड़ेगा, नहीं तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा और इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता नहीं है, समझ में आ रहा है। बट कंपनी कैसे पोर्ट्रे कर रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में, बट अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट परसेंट कितना मालूम है, टोटल रेवेन्यू का 4%। तो अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे यू विल गेट टू नो कि ये एनुअल रिपोर्ट निकाला है 2020 का। देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज EPCG स्कीम, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ठीक है। सो अभी मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ शॉर्ट में। कंपनी को अगर बेस्ट क्वालिटी बनाने का है कोई भी चप्पल, और ये लोग खुद बनाते ना, तो इन लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा मशीनरी जो हाई क्वालिटी रहेगा। एंड अगर इंपोर्ट करना है तो क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी छोटा अमाउंट तो रहेगा नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी भी क्रोर्स में रहेगा। तो दे वुड ऑलवेज वांट ना कि बॉस अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी बच सकता है कोई भी तरीके से तो आई वुड गो फॉर इट, बराबर है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बचा सकते हो आप, कब बचा सकते हो मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कितने का है, 18 करोड़ का है। मतलब ऑब्वियसली इसमें सपोज 100 करोड़ का कोई इक्विपमेंट मंगाया, उसके अगेंस्ट उनको 18 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी भरना है। तो वो इंपोर्ट ड्यूटी माफ हो सकता है अगर जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी है उसका 6 टाइम्स वो लोग सेल कर सकते बाहर आउट ऑफ इंडिया 6 ईयर्स में। तो सपोज इंपोर्ट ड्यूटी 2 करोड़ का है तो 2 × 6 हो गया 12 करोड़। 12 करोड़ का अगर ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो 2 करोड़ माफ हो जाएगा। बट ये 12 करोड़ आपको 6 ईयर्स में करने का है, तो अच्छा स्कीम है ना। यहाँ पे वो लोग अब क्या कर सकते हैं, अपना सीधा सीधा इंपोर्ट ड्यूटी सेव कर सकते हैं। हाँ अगर नहीं हुआ, अगर 2 करोड़ था 12 करोड़ करना पड़ेगा 6 ईयर्स में, अगर सिर्फ 6 करोड़ किया तो बाकी 6 करोड़ नहीं कर पाए ना, तो 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, बट उस पर 6 साल का इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये लोग को ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना फोर्सेबली, तो वही वो लोग कर रहे हैं। बट ये लोग पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एंड आगे करेंगे। बट वो क्यों कर रहे हैं, EPCG स्कीम के वजह से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट उनको जो करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको कमिटमेंट्स के अंदर है। मैंने क्या बोला था 18.54 करोड़, उसका 6 टाइम्स बोला था ना, उतने का कमिटमेंट होगा। एक बार देख लेते कितना था 18.54, तो 18.54 इंटू 6 कितना है 111.24, 111.24 का कमिटमेंट है। तो ये उनको 6 ईयर्स में करना पड़ेगा। क्यों वो कर रहे हैं, एंड इसके साथ साथ SEZ में भी कर रहे हैं वो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट्स पे उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। मेरा पॉइंट है कि उसको पोर्ट्रे थोड़ा डिफरेंट वे से किया गया है, सच दैट एक नॉर्मल इन्वेस्टर को लगेगा यार मार्केट बहुत बड़ा है इनके लिए, बट मार्केट उस एक्सपोर्ट वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है ताकि वो इसमें बचाए। समझ में आया? हैविंग सेड दैट कंपनी इज सुपर्ब, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये टाइम पे जब मेरे को ये सब रेड फ्लैग्स दिखे, मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ ये लोग ऑर्गेनिकली कर नहीं पा रहे, इसके बावजूद वो कर लेंगे। अगर ये लोग पुश करते जाएंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को क्या है कि भाई कौन सा सस्ता दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मैं वो खरीदूंगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी कमाएगा भी अच्छा। बट मुझे यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है, प्लस एट द सेम टाइम इसका वैल्यूएशंस भी मेरे को बहुत रिच लगा था वो टाइम पे। मतलब 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद 2-3 महीने के बाद भी ये अराउंड 65-70 का PE पे था, एंड मुझे वो स्ट्रगल भी दिख रहा था इसका क्लियर कट यहाँ पे। सो दैट्स द रीजन आई सोल्ड दिस स्टॉक। एंड इसमें मैनेजमेंट का वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था, बट मेरा मेन क्रिटिकल पॉइंट ये वाला था विच इज रेवेन्यू ग्रोथ एंड ट्रेड रिसीवेबल्स वाला, एंड एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस वर रिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ से मैंने एग्जिट किया, मैंने एंटर किया था अराउंड 385 रुपीज़ के आसपास, एंड अराउंड 650 या 700 के बीच में कुछ मैंने बेचा। तो 80% to 100%, मतलब ट्वाइस के आसपास मैंने बनाया, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड कंसिडरिंग 2.5 ईयर्स में। बट हैविंग सेड दैट उसके बाद जब मुझे स्ट्रगल दिखा तो मैं एग्जिट किया ये स्टॉक से। क्लियर है?